सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्यारे छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी NEP सिलेबस के तहत BA फर्स्ट सेम में जो तीसरी कसम कहानी रखा गया है, आज हम उसी कहानी के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो कहानी है तीसरी कसम और कहानी हककार है फणीश्वरनाथ रेणु। तो हम सबसे पहले कहानी की ओर बढ़ने से पहले कहानीकार के परिचय के ऊपर एक नज़र डालने की प्रयास करेंगे। कहानीकार है फणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म 4 मार्च सन 1921 में अररिया, बिहार में उनका जन्म हुआ और 11 अप्रैल सन 1977 में उनकी मृत्यु हुई। वह एक प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार भी रह चुके हैं। उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है यह रहा है महिला अंचल, परती परकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे। उनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है ठुमरी, एक आदमी, रात्रि के महक, तीसरी कसम, पंचलाई, ठेस। इनके साहित्य को देखते हुए भारत सरकार ने इनके महिला अंचल उपन्यास के ऊपर पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो हम तीसरी कसम कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, जिससे प्रधान पात्र है, एक है हीरामन और दूसरा है हीराबाई। और उनके अलावा भी गौण पात्र आते हैं कहानी में, जैसे लाल मोहन है, दारोगा है, धुन्नी राम, पलटदास, लह सिन्हा, मुनीराम, सिपाही, बनिया, गाड़ीवान आदि सब कुछ गौण पात्र आते हैं कहानी में। हीरामन कहानी का नायक है, हीराबाई कहानी की नायिका। हीरामन वह एक भोला भाला इंसान, अपने बैल गाड़ी, अपने काम के अलावा दुनिया को नहीं जानता। हीराबाई वह नाट्य कंपनी में काम करने वाले एक महिला है। तो हीरामन और हीराबाई के बीच एक पवित्र, एक प्रेम की भावना जगाते हुए कहानीकार कहीं न कहीं दोनों को एक उस विवाह के बंधन में बांध नहीं सका। यही इस कहानी की खासियत है। हीरामन कहानी का प्रधान पात्र एवं नायक है, हीराबाई कहानी की नायिका है। दोनों में एक तरह से प्रेम की भावना जगाकर दोनों के रिश्तों को कहानीकार ने एक ही सूत्र में बांध नहीं सका। यही विशेषता इस कहानी का रहा है। हीरामन 40 वर्षीय इंसान, सरल भोला है। वह अपने बड़े भाई और भाभी के आज्ञाकारी है। बचपन में उनका विवाह हो गया था, लेकिन अपनी पत्नी अब उनके पास नहीं है। वह अपने पत्नी को भी नहीं जानता, उनको चेहरा भी इतना याद नहीं है, लेकिन वह अपने भाभी और बड़े भाई के पास, वह उसी घर में रहता है। वह बैलगाड़ी चलाता है और काम करता है। न तो वह आगे विवाह करने की बात सोचता है, अपने बैल, अपने गाड़ी, अपने काम के लिए वह सदा व्यस्त रहता है। हीरामन को अब उनका पत्नी का तो चेहरा तो याद नहीं है, वह दूसरा विवाह करने के बारे में भी कोई नहीं सोचता। हीरामन अभी जीवन के 2 कसम खा चुका है। एक वह है, देखिए इस कहानी का जैसे शीर्षक है कि तीसरी कसम, 3 कसम है। हीरामन ने इस कहानी में कुल 3 कसम खाते हैं। वह कहानी के प्रारंभ में 2 कसम खा चुका है और कहानी के अंत में वह तीसरा कसम खाता है, जिसे कहानी का नाम ही है तीसरी कसम। वह पहली कसम कौन सा खाया है, देखिए। वह खाया, हीरामन पहले अपने बैलगाड़ी में काला बाजारी यानी चोरी का माल लादता था। एक बार नेपाल के सीमा पर, जैसे कहानी वह बिहार के प्रदेश की कहानी है, तो आखिरकार नेपाल तो बिहार से सटा हुआ है। तो वह कहानी जो है नेपाल के सीमा पर एक बार वह पुलिस वाले ने इन्हें हिरासत में ले लिए थे। जैसे वह काला बाजारी का माल, देखिए, इधर से उधर अपने बैलगाड़ी में लादने का काम करता था। जैसे ही वह पुलिस वाले ने इसे पकड़ लिए, उन्होंने अपनी चालाकी से धीरे से अपने दोनों बैल की रस्सियां खोल दी। बैल को रात के अंधेरे में वह छोड़ दिया और वह खुद भी भाग कर निकल गए। वह जब 2 दिन के बाद घर पहुंचा था तो वह समाचार उन्होंने घर में किसी को भी नहीं बताया। इस घटना के बाद उन्होंने कसम खाई कि ऐसे चोरी का माल अपने गाड़ी में वह कभी नहीं लादूंगा। हीरामन को बैल ही सर्वोपरि है। वह अपने काम में सिवाय वह बाकी दुनिया नहीं जानता। इसके बाद उन्होंने दूसरी कसम भी खाई थी। देखिए, पहली कसम में ऐसा हो गया था कि वह जब यानी चोरी, कालाबाजारी का जो सामान वह अपने गाड़ी में लाद कर, तो पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं। इसे जब पकड़ लेते हैं तो वह रात के संदर्भ में अपने दोनों बैलों के रस्से छुड़ाकर वहाँ पर भाग जाने में वह कामयाब हो जाते हैं। 2 दिन के बाद वह घर पहुँचा और उस वक्त उन्होंने सोचा कि अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। इसके बाद इन्होंने दूसरी कसम भी खाई थी। वह था कि
एक हीरामन वह दूसरी कसम खाया था कि अपने गाड़ी में वह बांस की लकड़ी लाद कर ले जाता था शहर में, और बांस लंबा होने के कारण गाड़ी में आगे 4 हाथ लंबा और पीछे भी चला जाता था। उन्होंने सामने वाले ठेले वालों को गाड़ी को टकरा दिया था। ठेले वाले ने गुस्से में आकर हीरामन को 2 तमाचे जड़ दिए थे। उस दिन हीरामन ने निर्णय लिया कि मैं अब आगे बांस की लकड़ी अपनी गाड़ी में नहीं लादूंगा। अब हीरामन इस कहानी के अंत में वह अब तीसरी का, देखिए यहाँ पर 2 कसम ऑलरेडी खा चुका है, तीसरी कसम वह खाने वाला है। वह आखिरकार तीसरी कसम क्या है हम कहानी के अंत में समझने की प्रयास करेंगे। तो उससे पूर्व हम कहानी को यह जानेंगे कि इसकी कथा वस्तु क्या है। हीरामन अपने बैलगाड़ी में सामान लादने का काम करता है। वह फारवेजगंज से चंपानगर जाने को उन्हें न्योता मिला। जैसे उनकी बैलगाड़ी फारवेजगंज में है तो वहाँ से चंपानगर जाने के लिए उन्हें कहा गया। उन्होंने 100 रुपये किराई पर मान कर जाने को तैयार तो हो गया। हीरामन की एक सुंदर सी स्त्री आकर उनके गाड़ी में बैठ जाती है। उस महिला का नाम था हीराबाई। वह एक नाटक कंपनी में नाचने वाली एक महिला है। उन्होंने चंपानगर जाना था। देखिए जैसे चंपानगर का जिक्र किया गया वहाँ पर, जैसे हीरामन को यह एक न्योता मिला कि एक महिला उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है कि तो हीरामन अपने बैलगाड़ी के सामान लाने का जैसे काम करता है तो उन्होंने 100 रुपये किराए से वह जाने के लिए तैयार तो हो गया। हीरामन के गाड़ी में एक सुंदर सी स्त्री आकर बैठ गई। उसका नाम हीराबाई था। वह एक नाटक कंपनी में काम करने वाली महिला है। उन्हें चंपानगर जाना था तो हीरामन और हीराबाई आपस में परिचय हो जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर वह चंपानगर जाते हैं। हीरामन एक सरल आदमी था, जैसे भोला भाला मैंने कहानी के प्रारंभ में ही कहा। वह भोला भाला इंसान वह दुनिया को तो नहीं जानता, लेकिन हीराबाई तो पढ़ी लिखी महिला है। वह नाटक कंपनी में वह नाचने वाली महिला है। उन्हें दोनों का नाम एक ही जैसे मालूम पड़ता है तो हीरामन को लगता है कि कोई सुंदर सी भूत की आत्मा तो नहीं मेरी गाड़ी में बैठ गई। तो उन्होंने थोड़ी दूर जाकर सामने एक मंदिर के पास अपनी गाड़ी रुकाकर पूजा किया। बाद में जब देखता है कि तो उन्हें लगता है कि कोई महिला बैठी हुई है। दोनों गाड़ी में जाते हुए इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे महिला बैठ गई तो उन्होंने गाड़ी, क्योंकि वह भूत प्रेत की बातें ज़्यादा उसके ऊपर विश्वास करता, तो उन्होंने बीच अपने गाड़ी को रोका। तो मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया और फिर आकर देखा तो वही महिला है। तो उन्हें लगा कि कोई महिला ही है, तो उन्होंने बात करना शुरू किया। दोनों में गाड़ी में जाते हुए इधर उधर की बातें करते हीरामन को समझ में आता है कि इतनी सुंदर महिला उनकी गाड़ी में है। तो आने से उन्हें जैसे बहुत खुशी हो जाती है हीरामन को कि इतनी सुंदर महिला जो मेरे गाड़ी में जब आ चुकी है, तो वो अपने आप को वह ऐसा महसूस होता है उन्हें कि न जाने हीराबाई उनसे प्रेम करती होगी। हीरामन उन्हें दूसरे लोगों की नज़रों से बचाते हुए सुरक्षित ले जाने का प्रयास करता है। रास्ते में हीरामन ने उन्हें गीत सुनाते हैं कि यह सब सिलसिला होता है। गीत सुनाना हीरामन को जो भी गीत आता है वह उन महिला को सुनाता है, जो हीराबाई को। हीरामन को लगता है कि हीराबाई उन्हें चाहती होगी, ऐसा वह कुछ समझ लगता है। यह सब गलत था। हीरामन जब पता चला कि हीराबाई नाचने वाली महिला है तो उन्होंने बुरा लगता है कि उन्होंने मथुरा नाटक कंपनी के पास हीराबाई को छोड़ा। हीराबाई उन्हें किराया का पैसा देती है। उन्हें एक तरफ से प्रेम में मग्न हीरामन पैसे लेने से मना कर देते हैं। अगला दिन हीराबाई का मथुरा कंपनी में नृत्य होता है। नृत्य देखने आए लोग हीराबाई को लेकर आपत्तिजनक जब बातें करते हैं। वहां पर खड़ा हीरामन ने कहा, किसी ने भी हीराबाई के बारे में अगर कुछ कहा तो सभी के गर्दन उड़ा दूंगा। यह बात सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं। नाटक समाप्त होने पर हीराबाई जब अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए यहाँ पर कहानीकार ने एक प्रसंग भी यहाँ पर उल्लेख किया है। अगर हीरामन जो है वह हीराबाई को लेकर सोचता है कि हीराबाई सचमुच मुझसे प्रेम करती होगी, मुझे चाहती होगी, लेकिन यहाँ पर हीराबाई तो अपने नाट्य कंपनी में वह नाचने के लिए आई थी। तो वह जिस तरह से वह जब नाच गाना होता है तो लोग जब हीराबाई को लेकर जब आपत्तिजनक जब बातें करते हैं तो हीरामन को सचमुच गुस्सा आ जाता है। लोगों को वह भला बुरा कहते हैं तो वह इतना कह देता है कि कोई अगर उनके बारे में
हीराबाई के बारे में आपत्तिजनक बातें अगर कहा तो मैं आप सभी का गर्दन उड़ा दूंगा। तो वह सब खामोश। हीरामन को जब पता चला कि उन्होंने तुरंत हीराबाई से मिलने गया, हीराबाई ने अपने गाड़ी में किराए के पैसे देकर कहा कि अब मैं जा रही हूँ। हीरामन को उस वक्त लगता है कि अब हीराबाई जा रही है। उस वक्त उन्होंने तीसरी कसम भी खाया था, मैं इसके आगे किसी नाटक के नाचने वाली महिला को अपने गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। इस तरह से वह उनकी तीसरी कसम थी। तो पहली कसम थी कि आखिरकार मैं यानी चोरी बाजारी का माल अपने गाड़ी में नहीं ला दूंगा। दूसरा कसम था कि बांस का लकड़ी अपने गाड़ी में नहीं ला दूंगा। और तीसरी कसम थी कि किसी नाटक वाली कंपनी को अपने गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। यह थी हीरामन की तीसरी कदम। तो आखिरकार हीरामन जो व्यक्ति है, उनका भोला भाला सरल जीवन और कहीं ना कहीं हीरामन और हीराबाई के दोनों में कहीं ना कहीं प्रेम की भावना पैदा करते हुए भी कहानीकार ने दोनों के बीच में जो दूरी बनाए रखा, दोनों का जो पवित्र प्रेम है, खासतौर पर पाठकगण के सामने यह प्रस्तुत करने का काम कहानीकार करता है। इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त होती है।